तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, पेपर की तिथियां भले निर्धारित अभी तक नहीं हुई हैं, लेकिन आयोग बहुत संजीदे ढंग से काम कर रहा है और हम लोगों ने यह घोषणा भी कर दी है कि 11 तारीख के बाद हम विरोध प्रदर्शन का नया तरीका अपनाएंगे और देखिए क्या स्थितियां होती हैं। तो संभवतः अगर आयोग इस पे संज्ञान लेता है और गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचती है तो 11 तारीख तक परीक्षा तिथियां घोषित हो जाएंगी। नहीं होती हैं तो फिर जो रास्ते बचे हैं उन्हीं रास्तों पर हम लोग फिर से चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, आज की एपिसोड। और इसमें हम कुछ लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी मिलेंगे, कुछ नए सवाल भी मिलेंगे। तो आज का सबसे पहला सवाल आप सबके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। एक बार आप सब कमेंट करके मुझे बता दें कि आप सबको आवाज मिल पा रही है, वीडियो आप सबका बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि सब कुछ ठीक होगा, बढ़िया होगा, चल रहा होगा। शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का सबसे पहला सवाल है, वैदिक भाषा का वह रूप जो सर्वसाधारण द्वारा सहज रूप में विकसित हुआ। ठीक है, एक बार आप सब बता दें। मुझे लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है। जितने भी साथी अभी नए जुड़े हैं वो फटाफट एक बार लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल है, वैदिक संस्कृत या वैदिक भाषा। वेद शब्द है, इसमें एक प्रत्यय लेने से वैदिक शब्द बन गया है। वैदिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें वेद इत्यादि लिखे गए, जिस भाषा में वेद इत्यादि लिखे गए, जिसे छंदस भाषा भी कहा जाता है। और उसके बाद जब व्याकरण के नियम पाणिनि के अनुसार लगभग चलने लगे थे, उस दौर में जो रचनाएं हुई लौकिक साहित्य, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत, जिसमें हम कालिदास को भी पढ़ते हैं, बहुभूत को भी पढ़ते हैं। तो ये दौर जो था वहां से हम शुरुआत मान लेते हैं लौकिक संस्कृत की। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इसमें जो विभाजन हुआ, वैदिक संस्कृत में वेद इत्यादि लिखे गए जिसके रचनाकार नहीं है, क्योंकि ये श्रुति परंपरा में लिखे हुए ग्रंथ हैं। श्रुति परंपरा का मतलब ये है कि हमने अपने शिष्यों को कुछ ऋचाएं याद करा दी, कुछ श्लोक, कुछ मंत्र याद करा दिए, उन्होंने अपने शिष्यों को याद करा दिए और इसी परंपरा और इसी क्रम में वो आगे बढ़ते चले गए। यहां पर जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत लिखी गई और इसकी पांडुलिपियां प्राप्त हुई। तो निश्चित तौर पर ये जो लुच धातु है, लुच धातु से लोचन, आंख बनी हुई है और उसी से लौकिक शब्द भी बना है। अब यहां देखेंगे कि वैदिक भाषा का वह रूप जो सर्वसाधारण द्वारा सहज रूप में विकसित हुआ, इसका क्या मतलब होता है। अब अगर इसका विकास देखें तो किस प्रकार से हुआ, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इसका विकास तो इस रूप में होता है। लेकिन प्राकृत जो शब्द है, अगर हम प्राकृत शब्द को समझें तो प्राकृत का मतलब ही होता है कि यह उच्च भाषा नहीं है। उच्च भाषा का मतलब यह है कि जैसे हम आज कह दें कि का हो, का हलवा, का चलत बा, तो रखिया काम वाम, ये भी हिंदी है, लेकिन यह हिंदी का मानक रूप नहीं है, हिंदी का उच्च रूप नहीं है। वैसे संस्कृत जब बोलचाल की भाषा थी तो उस समय भी संस्कृत से नीचे गिरी हुई भाषाएं भी प्रयोग में आती थी। अब उस समय जो संस्कृत थी उसका जो नीचे वाला रूप था वो पाली था। पाली के नीचे वाला रूप प्राकृत था और प्राकृत के नीचे वाला रूप जो था वह अपभ्रंश था। इस प्रकार से ये चल रहा था। तो वैदिक भाषा का वह रूप जो सर्वसाधारण रूप द्वारा सहज रूप में विकसित हुआ। ध्यान रखिएगा कि सर्वसाधारण अगर यहां कह रहा है तो संस्कृत नहीं होगा, क्योंकि सर्वसाधारण का मतलब होगा कि इसमें अनपढ़ जनता भी होगी, अश्वपालक जनता भी होगी, मजदूर भी होंगे। तो सर्वसाधारण के द्वारा संस्कृत तो नहीं हुई। बहुत जटिल प्रश्न है। तो सर्वसाधारण के द्वारा कैसे हो सकता है?
अंग्रेजी तो नहीं हो सकती सर्वसाधारण के द्वारा जैसे आज, वैसे उस समय संस्कृत भी सर्वसाधारण के द्वारा कैसे हो सकती थी। तो सर्वसाधारण शब्द की वजह से इस सवाल का जवाब बदल गया। अगर सर्वसाधारण नहीं होता तो संस्कृत हो जाती क्रम में, लेकिन सर्वसाधारण के द्वारा यानी जो सामान्य व्यक्ति है उसके द्वारा भी अगर ग्रहण किया गया तो वह पाली भाषा थी। पाली यानी बौद्धिज्म की भाषा थी। बौद्ध धर्म भी भारत में इसीलिए फला फूला क्योंकि जो लोग थे, जो जनता थी, वो कहीं ना कहीं ऊब चुकी थी। किससे? हिंदू धर्म से और उसके नियमों से, सनातन धर्म के नियमों से, क्योंकि उसमें कट्टरपन आ गया था, ऊंच नीच का भाव आ गया था। तो जो सताई हुई जातियां थीं उनके सामने यह था कि उनको कोई सम्मान दे, और जहां उनको सम्मान दिया जा रहा था, जहां उनके हक की बात की जा रही थी, जहां उनको अपना माना जा रहा था, वो लोग स्वतः उस धर्म में जाके जुड़ जाते हैं, और इसी का फायदा बौद्ध धर्म को मिलता है। तो बौद्ध धर्म ने भी क्या किया कि संस्कृत भाषा को छोड़कर पाली भाषा में अपने सारे व्याख्यान देने शुरू कर दिए। तो इस वजह से यहां पर अगर हम देखें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पाली हो जाएगा। कितने लोगों के समझ में यह सवाल आया? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों ने इसका जवाब गलत दिया था, लेकिन अब सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये क्या है? पाली को भी प्रथम प्राकृत कहा जाता है, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है, और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा जाता है इस रूप में। ठीक है, तो अनंत जी स्वागत है, मंजू, गोपाल, प्रमोद, यतीश, सबका स्वागत है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। प्राकृत भाषा को साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको है? काफी आसान सा सवाल है और जटिल भी है। प्राकृत भाषा को साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको है? महावीर, स्वामी स्वयंभू, महात्मा बुद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राकृत भाषा को साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको है? अब देखिए, उस समय कई धर्म उपजे। संस्कृत भाषा को लेकर जो हमारा धर्म था सनातन धर्म, यह उपजा और आगे बढ़ा। लेकिन भाषा संस्कृत थी तो इसमें बहुत सारे लोग अपने आप को नहीं जोड़ पा रहे थे, इससे अलग हो जा रहे थे। कई जटिलताएं थी, कई कट्टरताएं थी। जाति धर्म तो था ही, जो था जाति का भेद था, जाति के साथ ऊंच नीच का भेदभाव था, लिंग का भेदभाव था। तो जिसकी वजह से लोग कहे कि यार कहीं और चलते हैं, तो पाली भाषा आई। पाली भाषा ने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो बौद्धिज्म की बातचीत इस भाषा में होने लगी। इसी समय एक और धर्म उपजा और उसने जो है वह एक और भाषा अपना ली जिसे हम प्राकृत भाषा कहते हैं। तो संस्कृत के बाद पाली और प्राकृत ये भाषाएं आती हैं, तो जैन धर्म जो है वह प्राकृत भाषा की ओर चला जाता है। अब यहां इस सवाल को देखें तो प्राकृत भाषा को साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? यानी सबसे पहले इसे कौन लेकर आता है? तो महावीर स्वामी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी हो जाता है। ठीक है, जितेंद्र जी एकदम सही बात है। श्वेता मौर्य जी स्वागत है आपका। पाली का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का वचन होता है। ठीक है, अगला सवाल। शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? अगर हिंदी के प्रथम कवियों की बात करें कि किसने किसको हिंदी का पहला कवि माना है, यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें स्वयंभू की, इसी तरीके से हम बात करें सराहपा की, इसी तरीके से
चंद बरदाई की। तो एक लंबी फहरिस्त है जहां पर हिंदी के पहले कवि कौन हैं इसको लेकर बात होती है। अब हिंदी के पहले कवि कौन हैं, किसने किसको पहला कवि माना, यह सवाल भी आपका पूछा जाता है। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है कि शालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि किसने माना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शालिभद्र सूरि को गणपति चंद्रगुप्त ने, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला कवि माना है। सराहपा को राहुल सांकृत्यायन ने, चंद्रबरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने, और स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना है, रामकुमार वर्मा ने। कैसे याद रखें, तो राम का वर्णन ही, राम कथा का वर्णन ही स्वयंभू ने पौमचर्यु में किया है। इस तरह से इसको जोड़ के हम याद रख सकते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। तो यहां पर सवाल यह होना चाहिए कि किसका संबंध सिद्ध साहित्य से है। सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से है, यह सवाल है। बताइए किसका संबंध सिद्ध साहित्य से है। सराहपा, स्वयंभू, देवसेन या फिर धनपाल। तो स्वयंभू, देवसेन और धनपाल, इन तीनों का जो संबंध है वह किससे है, अपभ्रंश साहित्य से है। किससे संबंध है, अपभ्रंश साहित्य से है, जबकि सराहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन ने 769 इनका समय माना है और सर्वसम्मति से इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, यहीं पर एक और सवाल है कि जैन परंपरा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। जैन परंपरा का और अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना जाता है, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो जैन परंपरा का भी और अपभ्रंश परंपरा का भी, दोनों परंपरा का एक कवि, प्रथम कवि किसे माना जाता है, स्वयंभू को माना जाता है। ठीक है, और हिंदी में राम कथा का प्रथम कवि किसे माना जाता है। हिंदी में राम कथा का प्रथम कवि, यानी अगर सीधे सीधे अपभ्रंश का पूछेगा तब भी ये रहेंगे, और अगर हिंदी का पूछ ले और ऑप्शन में अपभ्रंश रहे तो अपभ्रंश ही सही लगाएंगे आप। ठीक है, अपभ्रंश नहीं रहे तब आप हिंदी में तुलसीदास को लगाएंगे। रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति किसने मानी है। रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति किसने मानी है। देखिए प्रश्न बहुत आसान है और आप लोगों को यह याद भी होगा कि किसने
किससे रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है? फटाफट कमेंट करके बता दें। रासक से रासो की व्युत्पत्ति किसने मानी है? अब यहां ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और गणपति चंद्र गुप्त। चलिए अब देखिए यहां पर जो ये सवाल है कि किसने मानी है रासक शब्द से, तो रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति किसने नहीं मानी है? यहां पर नहीं शब्द लगा हुआ है। अब अगर नहीं शब्द को देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से मानी है, महाता प्रसाद गुप्त ने रासक से मानी है, गणपत चंद्र गुप्त ने रासक से मानी है, रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से मानी है। क्या यह फैक्ट सही है? एक बार लाइक फटाफट आप लोग बढ़ा दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं फटाफट लाइक कर दें, लाइक बढ़ा दीजिए। तो रासक शब्द से हजारी, माता, गण। अब इसको कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजार, माता, गणपति की। गणपति की कितनी माताएं हैं? 1000 माताएं हैं और सब उनको क्या करती हैं? रासक, रासक खेलने के लिए कहती हैं। तो गणपति जी के 1000 माताएं हैं और वह उनसे कहती है कि बेटा चलो तुम रासक खेलो। इस तरह से इसको जोड़ के याद रखेंगे। भारतेश्वर बाहुबली रास से हिंदी में रासो परंपरा का प्रवर्तन किसने माना है? मैंने इसको याद कराया है कि भारतेश्वर बाहुबली रास, आज के जमाने में बाहुबली कौन है? जिसके पास बहुत अधिक सालियां हैं, ठीक है? सालिभद्र सूरी, रचनाकार हो गए सालिभद्र सूरी, भारतेश्वर बाहुबली रास। अब इनकी रचनाएं हैं डॉक्टर, अच्छा पूछा गया है कि हिंदी में रासो परंपरा का प्रवर्तन किसने माना है, यानी यहां से रासो परंपरा का प्रवर्तन किसने माना है? भारतेश्वर बाहुबली रास से डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर हरीश मदानी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त या फिर उपयुक्त सभी ने। तो यहां पर भारतेश्वर बाहुबली रास से हिंदी में रासो परंपरा का प्रवर्तन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है, ठीक है? अब यहां मांगे तो डॉक्टर मुनि जीनी विजय, मुनिजीन विजय, दशरथ ओझा और गणपति चंद्रगुप्त, गणपति चंद्रगुप्त, सालिभद्र सूरी, सालिभद्र सूरी हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य मानते हैं। हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य मानते हैं। अब ऐसी स्थिति में भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य मानते हैं।
इसकी रचना जो है 1184 में हुई और इस ग्रंथ में भारतेश्वर बाहुबली का चरित्र वर्णित किया गया है। अब यह किस प्रकार की रचना है, कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया है कि यह किस प्रकार का काव्य। हां 1184 है, इसमें शायद वाली कोई बात नहीं है। इसमें कितने छंद हैं, तो शालिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास में 205 छंद हैं। यह स्वाभाविक है कि किसी के जीवन पर आधारित ग्रंथ है, इसलिए यह क्या होगा, एक खंड काव्य होगा। राइट आंसर क्या होगा कि यह एक खंड काव्य होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अद्वैतवाद का खंडन करता है? अब देखिए, भारत में धर्मों की स्थिति क्या रही। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में नाथपंथी जैन साधुओं का वर्चस्व हो गया। भारत के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों का वर्चस्व हो गया। भारत के उत्तरी क्षेत्र में इस्लाम का वर्चस्व हो गया। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में आलवार और नैनार में संघर्ष होने लगा। ऐसी स्थिति में जो केंद्र में सनातन धर्म था, ऐसा लगा कि अब ये टूटकर खत्म हो जाएगा, टूटकर बिखर जाएगा। क्योंकि क्या था कि नाथ और जैन परंपरा लोगों को निरीश्वरवादी बना रही थी। बहुत सूखा धर्म था, उनके अंदर से जो धर्म का रस था, धर्म का जो रस स्रोत था, उसको वो सुखा दे रहे थे। सिद्धों ने क्या कर दिया था, वामाचार फैला दिया था, जादू टोना टोटका बहुत सारी चीजें, स्त्रियों का भोग फैला दिया था। इस्लाम क्या कर रहा था, वो सबको अपने धर्म में मिलाना चाहता था कि आ जाओ भाई, हिंदू के सिवा जो भी है वो काफिर है। इस तरह का जो स्वरूप था, जो धर्मों में उनके नहीं कहा गया है, उसको भी वो लागू कर रहे थे। और दक्षिण भारत में भारत की स्थिति ये थी कि जो भारत में शैव थे, शैव और वैष्णव, इसमें आपस में बहुत बड़े बड़े युद्ध हो रहे थे। और युद्ध किस चीज को लेकर हो रहे थे कि कोई ये कह रहा था कि हमारे शिव बड़े हैं और कोई ये कह रहा था कि हमारे विष्णु जी बड़े हैं। ऐसे समय में भारत में धार्मिक एकरूपता की आवश्यकता थी कि भारत में धर्म को एक रूप में लाया जाए। और उसी समय उसी दक्षिण क्षेत्र से एकरूपता लाने के लिए शंकराचार्य का जन्म होता है और उन्होंने अद्वैतवाद की स्थापना की। अद्वैतवाद की स्थापना करने के पीछे एक ही कारण था कि वो ये चाहते थे कि भारत में जो आपस में लड़ाई है, यानी शैव और वैष्णव की जो लड़ाई है, वो कम से कम समाप्त हो जाए। और उस समय भी यह स्थिति थी कि जो 33 कोटि देवी देवता हैं, ये तो ठीक ही था। अब कोलकाता में देखिए तो लोग काली के भक्त थे। इस तरीके से जो विभाजन था, छोटे छोटे राज्यों और जिलों को लेकर भी लोग अलग अलग देवी देवताओं या जो क्षेत्रीय देवी देवता थे उनके पूजक थे। ऐसी स्थिति में शंकराचार्य के सामने एक बड़ी स्थिति आई, इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है और ईश्वर एक है की अवधारणा उनको लानी पड़ी कि सारे जो उसके रूप हैं। और यह कहते हुए, क्योंकि चारों दिशाओं में धर्म बहुत बुरी स्थिति में था, इधर नाथ पंथ जैन, इधर इस्लाम, इधर सिद्ध, इधर नैनार आलवार, इसीलिए उन्होंने चारों दिशाओं में
एक एक मठ की स्थापना की। चारों दिशाओं में उन्होंने, शंकराचार्य ने घूमा और घूम घूम के उन्होंने मठों की स्थापना कर दी और वहां वहां पर एक एक शंकराचार्य की नियुक्ति कर दी कि भाई अब आप संभालते रहिए। लेकिन उस समय इस सिद्धांत को न मानने वाले भी बहुत सारे लोग थे कि भैया इस सिद्धांत को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तो अब देखिए, कोई भी चीज अगर पहली पहल आ जाती है, कोई भी चीज अगर पहले पहल आ जाती है तो स्वाभाविक है कि सारे लोग उसका विरोध और खंडन भी करेंगे। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले आलोचना की शुरुआत कर दी, विधिक रूप से या सैद्धांतिक रूप से, तो सभी लोग क्या करते हैं, या तो शुक्ल जी की आलोचना का खंडन करते हैं या तो पोषण करते हैं। ठीक वैसे ही जब अद्वैतवाद आ जाता है तो अद्वैतवाद से कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन इसके विरोध करने वाले लोगों की संख्या अधिक थी। इसके विरोध करने वाले लोगों की संख्या क्या थी, वह अधिक थी। कौन कौन से थे, तो इसके विरोध करने वालों में विशिष्टाद्वैतवाद भी थे, यानी अद्वैतवाद के विरोध में विशिष्टाद्वैतवाद का जन्म हुआ। अद्वैतवाद के विरोध में भी द्वैताद्वैतवाद का जन्म हुआ और अद्वैतवाद के विरोध में ही शुद्धाद्वैतवाद का जन्म हुआ। यानी कि इन सभी का जो जन्म होता है वह अद्वैतवाद के विरोध में ही होता है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं, इन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा है, अहम ब्रह्मास्मि, संसार में केवल ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। यानी इसके पहले जो था, यह किसी के अंदर यह शक्ति नहीं थी कि यह कह दे कि मैं ही ईश्वर हूं या मेरे अंदर ही ईश्वर है। अब इतना बड़ी बात कहने का साहस उन्होंने किया कि अहम ब्रह्मास्मि, और यह बात सब लोगों को बुरी लग जाती है। इसी वजह से ही ये सारे बाद के जो दर्शन है उपजते हैं। और अहम ब्रह्मास्मि के ही कॉन्सेप्ट को सूफीज्म में भी स्वीकार किया गया। और सूफीज्म क्या कहता है, अनहलक, अल्लाह को बहुत सारे लोगों ने बुरा माना, क्योंकि इस्लाम में पैगंबर जो हुए, आखिरी पैगंबर के बाद कोई यह कह नहीं सकता है कि मैं ही ईश्वर हूं। अगर कोई ऐसा कहता है तो मृत्यु का भागी होगा। सूफियों ने इस्लाम के विरोध में जाकर यह बात कही, और किससे प्रभावित होकर कही, क्योंकि इस्लाम भी काफी बिखरता जा रहा था अलग अलग संप्रदायों में। तो इस्लाम को भी एक रूप में करने के लिए सूफियों ने कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट से कुछ ऐसी बातें कहनी चाहिए जिसका इस्लाम में विरोध है। तो यहां पर कुल मिलाकर ये राइट आंसर हो जाएगा या 7वें का डी। क्लियर है? हाँ, अगला सवाल, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? जितने लोग लाइव रहिए, कम से कम लाइव तो उतने रहने ही चाहिए। ब्रह्म संप्रदाय। अब यहां एक एक चीज यह भी हमें समझनी होगी कि कौन सा संप्रदाय किससे संबंधित है, यह भी सवाल पूछा जाता है। तो ब्रह्म संप्रदाय जो है, इसे माध्व संप्रदाय भी कहा जाता है, और यह विष्णु से संबंधित है। यानी यह वैष्णव से संबंधित है। पहली चीज तो आपको यही याद रखनी पड़ेगी, ये कहां से और किससे संबंधित है। वैष्णव संप्रदाय की एक शाखा है और इसकी स्थापना मध्वाचार्य ने किया था। किसने किया था? मध्वाचार्य ने किया था। यह विष्णु की भक्ति पर जोर देने वाला संप्रदाय है और इसे ब्रह्मा से ही उत्पन्न माना जाता है। पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ, पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ के नाम से
किसको जाना जाता है? तो यहां पर मध्वाचार्य जी को पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो है भक्ति और द्वैत वेदांत के दर्शन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मध्वाचार्य विष्णु यानी पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ। अब इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा को बहुत पसंद है मधु। ठीक है, तो ब्रह्मा को क्या चढ़ाया जाता है? मधु चढ़ाई जाती है। जैसे सभी देवताओं को कुछ ना कुछ पसंद होता है, तो ब्रह्मा को मधु पसंद है, तो इस तरीके से ब्रह्म संप्रदाय को मध्वाचार्य, मधु से मध्वा बन गया। तो ऐसे याद रखेंगे। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार निम्नलिखित किस रचनाकार की कृति रास पंचाध्यायी नहीं है? किस रचनाकार की कृति रास पंचाध्यायी नहीं है? काफी अच्छा सवाल है यह भी। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार रास पंचाध्यायी नहीं है। नंददास ने भी रास पंचाध्यायी लिखी, ठीक है, नागरीदास ने भी लिखी, रहीम ने भी लिखी, जबकि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार रास पंचाध्यायी कृष्णदास की कृति नहीं है। जबकि अन्य रचनाकारों ने, जिसमें नंददास, नागरीदास और रहीमदास, तीनों लोगों ने रास पंचाध्यायी की रचना की है। ठीक है, अनंत कुमार जी बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। ठीक है, सवाल कैसे हैं? आसान है, बढ़िया है, नए हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कवियों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। देखिए, कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो बीपीएससी की हो, टीजीटी पीजीटी की हो, DSSB की हो, केवीएस की हो, एनवीएस की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, भक्तिकाल का जो प्रश्न है वहां कवियों का जन्म आप याद कर लें। भक्तिकाल में कवियों का जन्म याद कर लें, क्रम पूछा जाएगा। आदिकाल में कवियों को किसने पहला अंतिम कहा है, यह याद कर लें। ठीक है, भक्तिकाल में कौन कृष्ण भक्ति से संबंधित है, कौन राम भक्ति से संबंधित है, यह याद कर लें। ठीक है, इसके अलावा जो अष्टछाप के कवि हैं उनकी जन्म तिथि याद कर लें, अष्टछाप के कवियों का क्रम याद कर लें। ठीक है, सिद्ध साहित्य में कौन कवि सिद्ध साहित्य में आता है, कौन नहीं आता है, नाथ साहित्य में कौन आता है, कौन नहीं आता है, और सिद्ध साहित्य में महिला साधिकाएं कितनी हैं, सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य में कितने लोग गए हैं। ये एकदम पेट क्वेश्चन है, मतलब पूछे ही पूछे जाते हैं। भक्तिकाल के बाद रीतिकाल में चलें तो रीतिकाल से जो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा कवि किस वर्ग में आएगा, कौन रीति सिद्ध, रीति मुक्त, कौन सा कवि अलंकारवादी, कौन सा रसवादी है, इस तरह से जो विभाजन है यह पूछा जाएगा। आधुनिक काल में कौन सा कवि किस काल का है, यानी कौन सा आदि भारतीय युग का है, कौन सा द्विवेदी युग का है, कौन सा छायावाद का है, यह पूछा जाएगा। फिर उनमें भी पूछा जाएगा कि जैसे छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनका क्रम, द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं उनका क्रम। इस तरह के सवाल जो है वो जो प्रश्न है, यानी कवियों का जो जन्म तिथि है वो आपको याद रखनी चाहिए। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब यहां पर देखिए, सूरदास हैं, कुंभनदास हैं, गोविंद स्वामी हैं और नंददास हैं। तो आपको बताना है कि यहां पर कौन किस क्रम में आ रहा है। कुंभनदास की बात करें तो इनका समय है 1468, 1468 है। सूरदास इनसे 10 साल बड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, यानी 1478 में। ठीक है, गोविंद स्वामी 1505 में आ जाएंगे और नंददास 1533 में आ जाएंगे। तो अष्टछाप के कवियों का क्रम आपको याद रखना है। और उसके बाद अब ये
कवि तो उसी के अंदर गदा जा रहे हैं। वैसे भी इनकी एक ट्रिक है, अगर इस ट्रिक से भी आप याद रखें कि कुसूर परम कृष्ण का है, अगर इस ट्रिक से इसको हम बनाएं तो क्या है, कुसूर परम कृष्ण का है। अब इसमें जो कवि है वो क्रम से आएंगे, कुसूर परम कृष्ण का है, ठीक है। कु से कुंभन दास, सु से सूरदास, परम से परमानंद दास, कृष्ण से कृष्णदास। तो ये चार कवियों का अगर क्रम देखें तो इसी ट्रिक से ही आ जा रहा है कि वो नंद की छत पर गाय चराने गए। क्लियर है? बढ़िया। जितेंद्र जी बहुत अच्छी बात है। अगर जैसे हमें निशा सिंह जी, क्या नाम है आपका, नरसिंह जी, देखिए हम क्या करते हैं, जब सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में पेस्ट करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें वो चीजें याद हो जाती हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई को और इंप्रूव करना चाहते हैं तो दो तीन चीजें शामिल होनी चाहिए। एक, आपका हाथ चले, यानी कि आप लिखें, लिखते समय आप बोलें, और अगर हो सके तो मोबाइल में उसको रिकॉर्ड कर लें और रिकॉर्ड करके उसको सुने, और फिर सबसे अंत में क्या करें कि मन में उसे याद करके फिर से कल्पना करें। अगर एक सवाल को लेकर आप इतना क्रम अपना लेते हैं तो वो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। लेकिन ये चीजें अगर आप नहीं रखते हैं अपने जीवन में, मतलब आप या हम कोई भी हो, वो क्या करते हैं, एक ही सवाल को रट डालेंगे फटाफट, गुलाब राय गुलाब राय गुलाब राय, अगर गुलाब राय है तो रट लिए और वो भूल जाता है। हमें क्या करना चाहिए, चीजों को लिखना चाहिए, लिखते समय बोल कर पढ़ना, रटते समय भी बोल कर पढ़ना चाहिए, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे। और जब आप बोलें फिर उसको रिकॉर्ड भी कर लें, और रिकॉर्ड करने के बाद समय मिले तो उसको सुने, और फिर सोते समय उसको याद करें, अपने दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालें कि यार क्या पढ़ा था हमने। अगर ये सारी प्रक्रिया को अपने अध्ययन में आप शामिल करते हैं तो कोई भी चीज पढ़ ले वो भूलेगी नहीं। हम क्या करते हैं कि बार बार रटते हैं और इस मेथड को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, रामचंद्रिका अपने विषय के अनुसार भक्ति काव्य है और शैली के अनुसार रीति काव्य है, यह कथन किसका है? बहुत बढ़िया सवाल है आप लोगों के लिए रामचंद्रिका को लेकर। रामचंद्रिका के विषय में जो कथा है वो आप सब इससे इसको जानते होंगे। रामचंद्रिका को लेकर दरअसल तुलसीदास के समकालीन थे केशवदास जी, दोनों राम भक्त कवि हैं। लेकिन तुलसीदास और रामचरितमानस की ख्याति समाज में इतना ज्यादा फैल गई थी कि केशवदास को अच्छी बात नहीं लगती। केशवदास तुलसीदास जी से मिलने जाते हैं और तुलसीदास जी उनको उतना भाव नहीं देते हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं, लौट कर आते हैं। उस समय रीतिकाल की थोड़ी बहुत धारा बन गई थी और रीतिकाल के कवियों की धारणा यह थी कि कोई कवि महान कब होगा जब वो चमत्कारपूर्ण चीजें लिखेगा, यानी वो इस तरह से चमत्कृत करने वाली चीजें लिख दे कि कोई समझ ही नहीं पाए, और कुछ देर बाद जब डिक्शनरी निकाली जाए, शब्दकोश निकाला जाए तो लोग कहे वाह वाह क्या बात आपने कह दी। रीतिकाल के जितने भी कवि हैं जिनकी भी नौकरी चल रही है, जो भी राजाश्रय में थे, वो इसी वजह से थे क्योंकि वो चीजों को कठिन बना के लिख रहे थे, सहज नहीं लिख रहे थे। रस, छंद, अलंकार इतना ज्यादा एक एक पंक्ति में डाल दे रहे थे। तो केशव ने सोचा कि मैं तुलसीदास से एक आध आगे निकलना चाहता हूं। उन्होंने पूरी रामचंद्रिका में अलंकार, रस, छंद इन सब की भरमार लगा दी और वो मेन ट्रैक से हट जाती है। रामचरितमानस इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि वो हर आदमी के लिए सहज हो गया, हर आदमी उसका अर्थ जान सकता है, याद कर सकता है। लेकिन केशवदास इस मूल भावना को नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने यह काम किया। तो रामचंद्रिका अपने विषय के अनुसार भक्ति काव्य है और शैली के अनुसार रीति काव्य है। तो यही बात यहां कही जा रही है कि भक्ति काव्य, लेकिन शैली के अनुसार वो रीति काव्य हो जाता है, क्योंकि केशव के मन में यही था कि हम तुलसी से बड़े कवि साबित होकर दिखाएंगे और इसमें इतना ज्यादा रस, छंद, अलंकार रख देंगे कि आप जो है अचंभित रह जाएंगे, अरे वाह ऐसा भी लिखा जा सकता है। यही कारण था। तो यह कथन जो है वो हजारी प्रसाद
द्विवेदी का है। रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। ठीक है, अजायब घर किसका? छंदों का। किसने कहा? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने इसको कहा कि भैया ये क्या है? ये छंदों का अजायब घर है। बाकी कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने कहा ही था। अब यहां पर सफलता इनको किसमें मिली? इनको जो सफलता मिली वह संवाद में मिली। अब तुलसीदास ने रामचरितमानस संवाद के रूप में नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने जो लिखा वह मुख्य रूप से, क्योंकि उस समय जो है रामलीला का चलन लगभग शुरू हो गया था, तो रामलीला में इसको पढ़ा जाए इसलिए इन्होंने लिखा। लेकिन अब रामलीला में इतने बड़े संवाद और इतने कठिन शब्द कौन याद कर पाएगा? तो संवाद की दृष्टि से, रामलीला के दृष्टिकोण से तो यह सही था, लेकिन यह बाकी चीजों में अच्छा नहीं रहा। तो संवाद की दृष्टि से यह काफी अच्छा रहा। अब जो रामचंद्रिका है, रामचंद्रिका में कितने कांड हैं यह भी आपसे पूछा जाएगा। तो रामचंद्रिका में उतने ही कांड हैं जितने रामचरितमानस में हैं, और उसमें भी सारे कांडों का नाम उन्होंने वही रखा। ठीक है, लेकिन सब में उन्होंने भाग अलग अलग कर दिए। जैसे बाल कांड सबसे पहला उन्होंने लिखा, तो बाल कांड में उन्होंने 10 भाग किए, अयोध्या कांड में उन्होंने 4 भाग किए, अरण्य कांड में उन्होंने 4 भाग किए, किष्किंधा कांड में उन्होंने, मतलब सबसे छोटा भाग किष्किंधा कांड जिसमें 3 भाग किए, सुंदर कांड जिसमें उन्होंने 4 भाग किए, लंका कांड जिसमें उन्होंने 9 भाग किए, उत्तर कांड जिसमें उन्होंने 15 भाग किए। तो अगर हम देखें कि रामचंद्रिका जो उन्होंने लिखा, रामचंद्रिका में सबसे बड़ा भाग क्या है? सबसे बड़ा उन्होंने उत्तरकांड को रखा जिसमें उन्होंने 15 भाग रखे। सबसे छोटा कांड कौन सा था जिसमें केवल 3 भाग रखे, अर्थात किष्किंधा कांड में। और ज्यादातर में उन्होंने 4-4 ही रखा है, 10, 9, 4-4, 3, 4, 9 और 15। तो यह उन्होंने इसमें कुल भाग रखे हैं। ठीक है, अब यहां पर जो सबसे अच्छा उनका माना जाता है, जो अरण्य कांड, उसमें सुंदर कांड के बाद लंका कांड जो है, उसमें उनको थोड़ा सा रावण और मंदोदरी का जो संवाद है, उसमें भी रावण और मंदोदरी का जो संवाद है वह बहुत अच्छा माना जाता है। इनका रावण और मंदोदरी का जो संवाद है बहुत अच्छा माना जाता है। क्या लिखते हैं? मंदोदरी राम की बाम जो आनी चौड़ाई, सोलंका में मिचको बोली बैजू, क्यों रन जीत गयो 30 जिन की धन रेखु न नाघि गई जो, 20 बलवंत हुते जो हुती दृग केशव रूप जो, तेरी सरासन शंकर पे पियसी स्वयंवर क्यों न लईजू, बाली बली न बच्चों न पखो रही, क्यों बची है तुम आपन खो रही, जा लगी क्षीर समुद्र मथ्यो कहीं, कैसे न बांधे बारद थो रही, श्री रघुनाथ गनय समर्थ न देख बिना न होती घो रही, तोरे सरासन शंकर को जही, सो कह तू लंक न तो रही। कहते जिसने शिव का धनुष तोड़ दिया वो लंका को नहीं तोड़ सकता, लंका को नहीं खत्म कर सकता क्या? तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया ये ग्रंथ है, कई दृष्टिकोणों से अच्छा भी है। तो ये रहा, आगे चलते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार केशवदास की निम्नलिखित रचनाओं को काला क्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। काला क्रमानुसार देखिए, बहुत आप लोग लगातार मुझसे पूछते हैं
कि सर ये बता दीजिए कि इन रचनाओं को, किन रचनाओं की डेट हम याद करें, तारीख किसकी याद करें। तो उन रचनाओं की तारीख हमें याद करना है जो रचनाकार और रचनाएं कालजयी हैं। क्या है? कालजयी। कालजयी का मतलब है कि जिन्होंने काल पर विजय प्राप्त कर लिया है। काल पर विजय प्राप्त करने का मतलब है समय पर विजय प्राप्त कर लिया है, यानी वो रचनाएं अमर हो गई हैं। तो इस दृष्टिकोण से केशव की जो रचनाएं हैं वह भी अमर हैं साहित्य में। तो इनकी जो कुछ रचनाएं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं उनकी डेट कम से कम हमको याद करना चाहिए। तुलसीदास की कुछ रचनाएं हैं जो अमर हो गई हैं, प्रसाद की, निराला की जो रचनाएं अमर हो गई हैं उनकी तारीख हमको याद होनी चाहिए। अब जैसे रामचंद्रिका है, तो साथियों रामचंद्रिका की डेट हम लोगों को याद ही होनी चाहिए। रामचंद्रिका, ठीक है। अब देखिए रामचंद्र 16 वर्ष, ठीक है, 1601। इसको याद रखेंगे कि रामचंद्रिका की डेट क्या है? 1601 है। रसिक प्रिया 1591, 1591, ठीक है। इसके बाद एक रचना है इनकी विज्ञान गीता। विज्ञान गीता 1610 की है। और वीर सिंह देवचरित यह 1607 की है। अब इनमें अगर सभी रचनाओं को आप न याद कर सकें तो जो सबसे महत्वपूर्ण है याद करने वाली वो रामचंद्रिका है। कैसे याद रखेंगे कि राम हमेशा एक नंबर पर रहेंगे, राम को 2 नंबर पर रख नहीं सकते हैं। और अगर केशव का नाम ले तो सबसे पहले रामचंद्रिका ही आएगी। तो 1601 पहली रचना नहीं, 1601 एक याद रखिएगा, एक ऐसे ये याद हो गई। रसिक प्रिया, अब ऐसा याद करें कि जो 91 में जिनका जन्म होता है और 15 साल की उम्र में वो लोग बड़े रसिक रहे होंगे। विज्ञान गीता 16 साल में आप 10वीं क्लास में पहुंचते हैं और वहां से आपको विज्ञान पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। तो कुछ भी ट्रिक अपनाइए लेकिन इन डेट्स को आप जरूर याद रखिए। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस कवि की है? कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गुराई। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कुंदन को रंग फीको लागे, छलके अति अंगन चारु गुराई। कुंदन क्या होता है? तो कुंदन क्या है? एक प्रकार का आभूषण है, एक प्रकार का गहना है। तो एक प्रकार का आभूषण है, उसका रंग भी फीका लगता है। कब फीका लगता है? कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगन चार गुराई। हाय रे दैया, जब नायिका का रंग सामने आता है तो कुंदन का रंग भी फीका लगने लगता है। अब कल्पना करिए कि कितनी गोरी नायिका रही होगी। अब अगर मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि रीतिकाल का कवि लिख रहा है, तो रीतिकाल के आसपास अंग्रेज या अंग्रेजों के विषय में तो लोगों को मालूम चली गया होगा कि भाई अंग्रेज गोरे होते हैं। अगर हम लोगों को अंग्रेजों के विषय में कुछ भी मालूम नहीं चलता और उसके पहले भारत में आर्यंस लोग नहीं आए होते, आर्य नहीं आए होते, तो अंग्रेजों के बाद आर्य, अंग्रेजों से पहले जो आर्य आए वही श्वेत और श्यामल इन सबका कॉन्सेप्ट लाए। तो आर्यंस ने ही रंग भेद का पहला स्वरूप स्थापित किया। और यह प्रभाव देखिए कवियों पर भी दिखाई दे रहा है। अरे क्या काली नायिका सुंदर नहीं लग सकती क्या? फिर भी लिख रहे हैं कि कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगन चारु गोराई। उसके गोरे रूप के आगे कुंदन का रंग भी फीका लगता है।
कुंदन को रंग फीके लागे, छलके अति अंगन चारु गुराई, आंखन में अलसन चितौन में मंजु बिलासन की सरसाई। अब देखिए नायिका का जो स्वरूप है वो कैसा है। अब नायिका अगर आपको ऐसे टकटकी बांध के देख रही है तो आप मंत्रमुग्ध नहीं होंगे। नायिका आपको अगर अलसाई आंखों से देखे, थोड़ा सा जम्हाई लेके, आय हाय तूने मेरी जान ले लिया, ऐसे कहेंगे ना, तो यही लिख रहे हैं कि वो अलसाई आंखों से देख रही है। कुंदन को रंग फीको लागे, और उसके बाद आंखन में अलसानी चितौन में मंजु बिलासन की सरसाई, और उसकी आंखों में विलास दिख रहा है, अलसाई हुई आंखें लग रही हैं। अब ऐसी चीजें जब राजा सुनते थे तो उनको लगता था वाह गुरु बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे। किसी चीज का काम जरूरत ही नहीं पड़ती थी, रानी के नजर तरफ फेर के और रनिवास में घुस जाते थे। इसीलिए वो कवियों को रखते भी थे एक प्रकार से। और बिन मोल बिकात नहीं मतिराम कहे, मुस्कान मिठाई ज्यो ज्यो निहारिये नेरे है, नैन त्यों त्यों खरी निकर सी निकाई है। उसकी मुस्कान इतनी मधुर है कि कोई भी देखकर मोहित हो जाता है। जैसे जैसे उसे पास से देखता है उसकी सुंदरता और अधिक स्पष्ट होने लगती है। तो कुंदन का जो रंग है वो फीका पड़ जाता है, ये मतिराम कह रहे हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, कई बार पूछी गई है। रीति सुभाष कबित की बनरत बुध अनुसार, यहां एक ऐसा चिंतामणि का भी कथन है। एक घनानंद की पंक्ति है, रावरे रीति अनूप की, रावरे रूप की रीति। अब यह भी जो पंक्ति है कई बार पूछी गई है, अगर आप पेपर उठा के देख लें तो कई बार यह भी पंक्ति पूछी गई है। रावरे रूप की रीति अनूप नयो, नयो लागत ज्यो ज्यो निहारियो, अत्यो इन आखनी बानी अनोखी आघनी कहू न आनी तिहारियो। एक ही जीव हुते सो तू आयो, सुजान संकोच हो सोच सहारिये, रोक रहे न दहे घनानंद बावरी रीज के हाथन हारिये। नायक अपनी प्रियतम के क्षण क्षण नवीन दीख पड़ने वाले रूप के प्रति बहुत रुझान दिखा रहा है। अब आप देखेंगे, आपके लिए एक सवाल है कि बार बार सुजान शब्द का प्रयोग रीतिकाल में आता है, और इस सुजान शब्द का अर्थ क्या है। रीतिकाल में घनानंद के यहां बार बार सुजान शब्द का प्रयोग आता है, सुजान नाम की प्रेमिका भी रही है, तो सुजान शब्द ये बार बार किसके लिए प्रयोग किया जाता है। नायक जब जब उसको देखता है तब उसे नवीनता दिखाई पड़ती है, और इन्हीं की वजह से पति पत्नी के संबंधों में बड़ी खटास होती है। आज अगर आप अपनी प्रेमिका और पत्नी से रोज नई बात नहीं बताएं, पत्नी प्रेमिका आपसे पूछेगी कि मेरे अंदर की तुम 5 अच्छी बातें बताओ, अब आपने कभी सोचा ही नहीं तो कैसे बता देंगे। मान लीजिए पहली बात तो बता दिए, फिर वो 4 दिन बाद आपसे पूछेगी कि मेरे अंदर आपको क्या अच्छा लगता है, तो उस समय के जो कवि थे उनको रोज नई नई बात उसी नायिका के अंदर नजर आती थी। आज की नायिकाएं भी वैसी हैं, आपको रोज कोई ना कोई नई चीज उनके अंदर ढूंढनी पड़ेगी, तभी प्रेम जीवित रहेगा, नहीं तो प्रेम मर जाएगा, पति पत्नी का दाम्पत्य मर जाएगा। एक फिल्म है, कल मैं अभी देख के आया हूं, मेट्रो इन दिनों, लगभग इसी कॉन्सेप्ट पर है, बहुत अच्छी फिल्म है, सबको देखना चाहिए। तो ये लगभग जो कॉन्सेप्ट है यहां पर है, इस तरह का जो दिखाने के लिए मिल रहा है। अगला सवाल, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है, यह कथन किसका है। बच्चन सिंह जो है, बच्चन सिंह इनको क्लासिकल कवि मानते हैं, क्लासिकल कवि। बिहारी एक ऐसे कवि हैं जो शहर में पले बढ़े, आगरा में आ गए, आगरा से दिल्ली आ गए, तो इन्होंने गांव की जो रूपरेखा है वो देखी नहीं,
इनके साहित्य में जो नायिकाएं मिलेंगी वो शहराती नायिकाएं मिलेंगी। कटि प्रदेश उनका बहुत पतला सा है, छीड़ नायिकाएं हैं, कमजोर नायिकाएं हैं। और जो गांव की नायिकाएं हैं इनकी नजर में बहुत भद्र हैं, अभद्र हैं, मतलब अच्छी नहीं मानते ये। इसीलिए ग्रामीणों के प्रति इनके यहां बहुत बुरा भाव देखने के लिए मिलता है, ग्रामीणों को पसंद नहीं करते हैं ये। तो अब इनका जो प्रेम है कई बार हास्यास्पद पहुंच जाता है, इसलिए शुक्ल कहते हैं कि इनकी प्रेम भावना बहुत ही हास्यास्पद स्तर पर पहुंच जाती है, उच्च स्तर तक पहुंचते पहुंचते नीचे ही रह जाती है, क्योंकि अतिशयोक्ति है उसमें, प्रेम में। तो वाक्य रचना व्यवस्थित और शब्दों के रूप का व्यवहार निश्चित प्रणाली पर है। इनके यहां सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन भाषा इनकी चलती है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा स्थिरता नहीं है। हाँ, ग्रामीण लोगों के प्रति घृणा का भाव इनके यहां देखने के लिए मिलता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अब यहां रामचंद्र शुक्ल बिहारी को रसवादी मानते हैं। यह बहुत बार मैंने बताया है, रसवादी मानते हैं किसको? बिहारी को। कौन मानता है? शुक्ल जी। और वहीं ध्वनिवादी इनको कौन मानता है? नगेंद्र मानते हैं। तो यह कई बार सवाल पूछा गया है कि बिहारी को रसवादी कौन मानता है और बिहारी को ध्वनिवादी कौन मानता है। ठीक है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। राम प्रसाद निरंजनी को हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1798 से 1700 यानी 1741 भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना है। ये पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खली बोली, पंजाबी ब्रज मिश्रित खड़ी बोली की रचना है और रामचंद्र शुक्ल ने इसे पहली रचना माना है। शोध का मूल बीज है। शोध का मूल बीज क्या है? पुस्तक है, वातावरण है, संदर्भ ग्रंथ है या जिज्ञासा है। अब मान लीजिए किसी विषय पे आप रिसर्च कर रहे हैं, हिंदी में ही आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, व्याकरण में कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका मूल क्या है? तो पुस्तक ठीक है, रहे या ना रहे, वातावरण से कोई मतलब नहीं है, संदर्भ ग्रंथ से कोई मतलब नहीं है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं है, वह चीज जानने की इच्छा ही नहीं है, तो आप स्वाभाविक रूप से शोध क्यों करेंगे? ठीक है। देखिए, अगर आप बीपीएससी टीयर 4, यूपी टीजीटी पीजीटी, एलटी गेट, जेआईसी प्रवक्ता और बीपीएससी का जो इन सब के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी के लिए सबके लिए नया बैच शुरू किया है काव्यशास्त्र से 9628 95 92 37 पर आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। शोध में विषय और उसके लक्ष्य की परिकल्पना के बाद दूसरा सोपान क्या होता है? शोध से संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं आपसे, क्योंकि आजकल पेडोलॉजी के सवाल भी हिंदी में पूछे जाते हैं, तो इससे भी थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। शोध में विषय और उसके लक्ष्य की परिकल्पना के बाद सबसे पहले क्या करेंगे आप? एक विषय खोजेंगे कि मुझे मान लीजिए कबीर पर रिसर्च करना है। फिर उसके विषय में आप क्या करेंगे? कबीर के विषय में परिकल्पना करेंगे।
एक समस्या ढूंढेंगे कि भाई उसमें क्या कबीर के अंदर हमको खोजना है, और फिर अंत में क्या होगा कि भाई अब इसको खोजे कहां से, इसके लिए हमको पुस्तक की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात सामग्री का संचयन करेंगे। अब देखिए यह सवाल जो है यह पैडालॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप सीटेट में हिंदी पढ़ते हैं तो चाहे आप बीपीएससी में देख लीजिए, चाहे आप DEET+B में देख लीजिए, केवीएस में भी देख लीजिए, एक दो सवाल आपका इससे पूछ लिया जाता है, हिंदी शिक्षण से भी संबंधित, तो थोड़ा बहुत आपको इसके विषय में भी जानकारी होनी चाहिए। आगमन निगमन पद्धति का समन्वय किसने किया है? आगमन और निगमन पद्धति का समन्वय किसने किया है, बताएं। तो आगमन से सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं। सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं आगमन पद्धति के द्वारा, और इसमें पहले नियम, फिर उदाहरण, और ये शिक्षण कक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण कक्ष के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यह जो नियम है आगमन और निगमन का, जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो क्या आपको लिखना पड़ता है, पर डे एक लेसन प्लान बनाना होता है आपको। यूपी में बहुत ज्यादा लागू नहीं होता है, लेकिन अगर आपका केवीएस में हो जाए, DEET+B में हो जाए, एनवीएस में हो जाए, तो पर डे आपको जो चीज पढ़ानी है, या केवीएस का इंटरव्यू हो, या जहां पर साक्षात्कार है, या EMRS है, तो वहां आपसे पर डे लेसन प्लान बनवाया जाता है कि भाई ऐसा है कि लेसन प्लान बना के ले आइए आप। तो आपको कल क्या पढ़ाना उसका एक लेसन प्लान आज ही तैयार करना होता है, और लेसन प्लान में बताना होता है कि आपको अगर किसी चैप्टर को पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाएंगे। तो उस लेसन प्लान में यह बताना होता है कि अगर हमको व्याकरण पढ़ाना है तो किसको पढ़ाना है और किस प्लान से हम पढ़ाएंगे लेसन प्लान में। तो ये जो आगमन और निगमन पद्धति, इसका समन्वय किसने किया था? दोनों का समन्वय करने वाले कौन थे? अरस्तु थे। तो ये बहुत ही सामान्य सा आसान सा सवाल है, तो इसको आप याद रखिएगा। विज्ञान और गणित पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पद्धति है विज्ञान और गणित के लिए, यानी पहले नियम बता दिया जाएगा, फिर उसका एक उदाहरण बता के चीजों को स्पष्ट कर दिया जाएगा। व्याकरण भी अगर आप पढ़ाते हैं, यानी आप संज्ञा की परिभाषा दे दीजिए, और संज्ञा की परिभाषा पढ़ाने के बाद आपने संज्ञा का उदाहरण दे दिया, तो यह पद्धति काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। निम्नलिखित लोक साहित्य के ग्रंथों में उनके लेखकों के साथ उनको सुमेलित कीजिए। देखिए, लोक साहित्य क्या है? ऐसा साहित्य जो लोक से जुड़ा है। अब लोक क्या है? जैसे हिंदी की 18 बोलियां हैं, अब उन 18 बोलियों का जो संचय है वह लोक साहित्य के अंतर्गत आता है। अवधी में कुछ रचनाएं लिखी गई, कुछ भोजपुरी में, मगही में, मैथिली में। अब वो लोक साहित्य जो लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, कौन सी रचना लिखी गई, उससे संबंधित यहां पर सुमेलित करना है। लोक साहित्य की भूमिका, यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लोक साहित्य की भूमिका लिखा है कृष्णदेव उपाध्याय ने। इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। माइक्रो टीचिंग, हां, लोक साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? कृष्णदेव उपाध्याय हैं। ठीक है। बघेली लोक साहित्य, बघेली लोक साहित्य जगदीश चतुर्वेदी का है। यह ग्रंथ किसका है? जगदीश चतुर्वेदी। भोजपुरी भाषा और उसका साहित्य, यह है, अब स्वाभाविक है भाषा की बात की गई है, जिसमें भाषा वैज्ञानिक हैं उदय नारायण तिवारी। नेपाल की लोक कथाएं,
गोविंद जातक। तो इस तरीके से यह सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? अब संविधान के भाग 17, संविधान का भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के विषय में चर्चा की गई है। यानी 8 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें इसकी चर्चा मिलती है। किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, किस अनुसूची में दी गई है? तो यहां पर हिंदी भाषा की जो चर्चा की गई है वह 8वीं अनुसूची में की गई है। अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची है। संविधान का भाग कौन सा है? तो भाग 17 है। अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। अब संविधान के भाग 5 में ध्यान रखिएगा, संविधान का जो भाग 5 है यह काफी महत्वपूर्ण है। भाग 5 के अनुच्छेद 120 में, भाग 5 और अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा की बात की गई है। इसको आज लिखकर याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको लिखा रहा हूं। कुछ लोग हैं अंतिम तक छोड़कर भाग जाते हैं, शुरुआत में पहुंचेंगे ज्यादा संख्या में, फिर अंत में सोचते हैं अरे यार छोड़ो, हमको जितना देर पढ़ना है उतने देर पढ़ेंगे, कितना भी देर पढ़ाएं, कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना पढ़ा दे, मुझे उतना ही देर तक पढ़ना है जितना देर तक मुझे पढ़ना है। हमारा कोटा खत्म, आज का हमारा जो है वो क्या कहते हैं, औपचारिकता हमारी खत्म कि आज 1 घंटा मैंने पढ़ लिया, बात खत्म। तो भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद भाषा की चर्चा की गई है। भाग 6 जो है संविधान का, इसमें एक अनुच्छेद है, इसी का उल्टा लगभग है 210। इसमें राज्य विधानमंडल की भाषा है, विधानमंडल की भाषा है। ये दोनों रट लीजिएगा, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो राज्य विधानमंडल की भाषा जो है 210 में है और संसद की भाषा 120 में है। तो संसद पहले आएगा, यानी 120 पहले आएगा और विधानमंडल बाद में आएगा। तो याद भी रखिएगा कि संसद बड़ा होता है इसलिए 120 पहले आएगा और विधानमंडल हर राज्य में होता है छोटा है इसलिए यह 210 में आएगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा 5 में अनुच्छेद 120 संसद की भाषा, भाग 6 में अनुच्छेद 210 विधानमंडल की भाषा, 8वीं संविधान का जो अनुच्छेद 17 है उसमें क्या है, भाग 17 में आपका 343 से 351 तक, यानी कि इसमें राइट हो जाएगा 5, 6 और 17, 5, 6 और 17। ठीक है, तो ये रहे आज के। जितेंद्र जी याद है, बड़ी खुशी की बात है, सबको याद होना चाहिए, रट डालिए एकदम से। कोई भी सवाल आए दौड़ा के इसका जवाब दीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए। जब आप यहां सवाल में पढ़ाता हूं आप उसका जवाब देते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और इससे क्या होता है कि आपका जो सिलेक्शन है वो निश्चित हो जाता है कि होगा, 100% होगा। इसमें से लगभग 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका श्योर सिलेक्शन होगा, लेकिन लगातार पढ़ते रहें और अपने ऊपर ये दम न करें कि मुझे सब कुछ आता है। जिस दिन आपको ये लग जाएगा कि मुझे सब कुछ आता है उस दिन से आप नीचे जाने लगेंगे। जिस दिन मुझे लग जाएगा कि मैं हिंदी का सबसे अच्छा टीचर हूं, सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, मुझे सब कुछ आता है, उस दिन से मैं नीचे जाने लगूंगा। तो ये कभी भी लगना नहीं चाहिए। ठीक है,
तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों से पुनः कल मुलाकात होगी। आज की प्रश्नोत्तरी कैसे लगी, आज के सवाल कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पुनः आपसे कल मुलाकात होगी। DSSB, KVS, NVS, यूपी TGT PGT, LTGT, GIC प्रवक्ता, BPSC Tier 4 की कक्षाएं अगर करना चाहते हैं तो नया बैच शुरू हुआ है। व्हाट्सएप करके हमसे आप जुड़ सकते हैं। नंबर है 9628 95 92 37। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।